मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान विधियों के प्रकार। ज़्यादातर लोगों की समस्या रहती है कि अनुसंधान जो हम कर रहे हैं तो हम कौन सी विधि का उपयोग करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब अनुसंधान करने के लिए विधि के लिए से पहले आपको अपनी समस्या पर ध्यान देना होगा कि जो समस्या होगी, सबसे अहम पॉइंट है अनुसंधान में समस्या। जैसी समस्या होगी उस हिसाब से आपका उसमें विधि का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि आपका अनुसंधान में कई समस्याएं आती हैं। अभी हम जैसे ले लें कि कहीं सुनामी आया, दो समस्याएं हम आपको लेते हैं कि भारत के किसी भी क्षेत्र में एक सुनामी आया या जैसे कि अभी कोरोना आया, दो चीज़ें हैं। अगर हम सुनामी पे अगर अनुसंधान करना चाहेंगे तो उसमें हम अलग विधि उपयोग करेंगे। और कोरोना आया, कोरोना आने का क्या कारण है, या हम कोरोना की जो वैक्सीन निकाले उसमें हम तैयार कर रहे हैं तो उसका अलग विधि आएगा। तो जैसे सुनामी आया तो हम सुनामी के क्षेत्र में जब जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या चीज़ें थी जिससे कि सुनामी आया। इससे पहले कब आया था, क्या कॉज रहा होगा उस समय, या सेम समय पे आता है कि जनवरी में ही आता है या जून में ही आता है। कुछ फैक्ट ऐसे होंगे कि जो वहीं के वहीं रहेंगे। तो जब हम इसका अनुसंधान करेंगे तो ये अनुसंधान हमारा कब आएगा, सुनामी आ चुका है उसके बाद हम उसमें जाकर अनुसंधान देखना चाहते हैं तो ये आएगा हमारा घटनोत्तर अनुसंधान के अंतर्गत, क्योंकि घटना घटित हो चुकी है उसके बाद हम उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं और उस पर हम अनुसंधान करना चाहते हैं। दूसरा, जैसे हमने उदाहरण लिया कोरोना का, तो जब कोरोना आया उस समय कुछ भी नहीं, आप हमारे पास वैक्सीन थी, कोरोना आया। कोरोना की जब हमने वैक्सीन का निर्माण किया तो हमने उसमें क्या किया, प्रयोग किया कि कौन सी चीज़ों से हम मिलाकर हम कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर सकते हैं। तो जो प्रयोग किया तो ये इसमें हमारा कौन सा विधि लगा, प्रयोगात्मक विधि लगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब भी कोई आप समस्या पहले लेंगे, समस्या के अंतर्गत आपके अनुसंधान का विधि आएगा। पहले विधि नहीं होगी, पहले समस्या होगी, समस्या का तर्क होगा, समस्या का डिजाइन होगा, उसके बाद आपकी अनुसंधान करने की विधि आएगी। तो आज हम आपको बताते हैं अनुसंधान में 14 प्रकार की विधियों का प्रकार बताते हैं। सबसे पहली विधि आती है हमारी बेसिक विधि या एप्लाइड विधि। ये क्या है बेसिक विधि, जो ज़्यादातर होती है ये विषय के विशेषज्ञ होती है। जैसे कि हम हिंदी में रिसर्च करना चाहते हैं तो सिर्फ हम हिंदी में ही रिसर्च करेंगे, उसको हिंदी वाले ही लोग समझ पाएंगे, अलग नहीं समझ पाएंगे। यानी कि हमारा बेसिक रहेगा, विषय विशेष पर रहेगा और इसको ना अदर विषय के लोग समझ नहीं पाएंगे। और एप्लाइड में क्या होता है कि इसमें आम जनता को भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर उनकी तकलीफ़ों को लेकर जब हम रिसर्च करते हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च में आता है। जैसे कि अभी जो समस्या है, कहीं भी मलेरिया की समस्या है या उसका है, तो वहाँ का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो आम जनता से रिलेटेड रहेगा और उस पर जब हम रिसर्च करेंगे तो वह अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गुणात्मक रिसर्च। दूसरा पॉइंट आता है हमारा गुणात्मक रिसर्च का। इसमें क्या आता है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और उन एकत्रित डाटा में से दो प्रकार के इसमें आ जाते हैं, स्थायी और लचीले। तो कुछ डाटा हमने इकट्ठे किए, जैसे हमने अपनी जनसंख्या इकट्ठी की, पूरे इंडिया की जनसंख्या है, तो ये हमारा आ गया गुणात्मक रिसर्च में, क्योंकि पूरे इसकी है। अब इसमें हम लचीलापन या स्थायीपन जब लाते हैं तो वो कैसे लाएंगे कि जब हम स्थायी करते हैं तो मैं आपको बता रही थी कि स्थायी और लचीले अनुसंधान जैसे गुणात्मक रिसर्च में, तो जब हम इंडिया का पूरा रिसर्च निकालते हैं और उसके बाद जब हम उसमें से हम अपने दुर्ग की जनसंख्या निकालेंगे तो ये लचीलापन अनुसंधान में आ जाएगा कि हम पूरा दुर्ग का निकालते हैं। तो इस तरीके से हम गुणात्मक रिसर्च के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा आता है मात्रात्मक
मात्रात्मक या गुणात्मक डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें दो तरीके के होते हैं। प्राथमिक में हम क्या करते हैं, गांव में जा जाकर सर्वे करते हैं, वहाँ का चीज़ें इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हम निकालते हैं। और जो सेकेंडरी होता है उसमें जो पहले हो चुके हैं उन्हें एकत्रित करते हैं और उनमें से जो डाटा होते हैं उसमें से दो तरीके से होते हैं, निगमात्मक और आगमनात्मक। निगमात्मक में जो हम कुछ डाटा निकाल देते हैं, आगमनात्मक में कुछ डाटा हम जोड़ देते हैं। जब हम निगमात्मक करते हैं तो जैसा भी हमने बताया कि हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जैसे जनसंख्या का करते हैं अपनी, तो हम अपनी जनसंख्या जब दुर्ग की जनसंख्या निकालेंगे, दुर्ग में से फिर हम किसी गांव विशेष की जनसंख्या निकालेंगे तो वो निगमात्मक में आएगी। और जब हम किसी पूरे एकत्रित डाटा में से उसमें कुछ हम जोड़ देते हैं तो वो आगमनात्मक हो जाता है। तो अब ये जैसे कि हम करते हैं मतलब जो डाटा इकट्ठा करते हैं मात्रा में, तो अब हम जैसे करेंगे कि हरवंश राय बच्चन की कविताओं का हम संकलन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम अगर उसमें से कुछ कविताओं का संग्रह निकाला और उसमें से हमने देखा कि कुछ कविताएं हमें नहीं निकालनी है, उनकी हर क्षेत्र में कविताएं हैं, कुछ समाज के क्षेत्र में है, कुछ राजनीति के क्षेत्र में है और कुछ क्या कहते हैं प्रौढ़ अवस्था के लिए है। तो जब हम एक इकट्ठा करना चाहते हैं कि हम राजनीति की क्षेत्र वाली कविताओं पर ही अनुसंधान करेंगे तो हम उसमें से क्या करेंगे, निगमात्मक करेंगे। उन क्षेत्र में से हमने हरवंश राय बच्चन की सिर्फ राजनीति के क्षेत्र पे जो कविताएं थी उनको हमने निकाल दिया। तो ये हो जाता है निगमात्मक। और प्राथमिक शोध जो हमने डाटा खुद इकट्ठे किए हैं गांव जाकर या शहर में जाकर, वो होते हैं प्राथमिक शोध, और जो पहले से किए होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी शोध। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रयोगात्मक और अप्रयोग। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, खोजपूर्ण आते हैं और वर्णनात्मक आते हैं और ऐतिहासिक। प्रयोगात्मक में तो प्रयोगात्मक पहले खोजपूर्ण हमने किसी चीज़ की खोज करते हैं जिसमें कि जो हमने सुना होता है कि कुछ चीज़ें पहले थी, जैसे अभी हम सोचेंगे कि कुछ लोग कहते हैं डायनासोर थे, अब नहीं है। डायनासोर के जब हमें अवशेष मिलेंगे कहीं तो वो हम डायनासोर की खोज में जाएंगे और उसके अवशेष मिलेंगे तो वो खोजपूर्ण में आ जाएगा। वर्णनात्मक में जब हम किसी घटना का, किसी व्यक्ति के चीज़ों का वर्णन करते हैं वो वर्णनात्मक आता है। और इसमें ही 3 आता है, तीसरा आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो हम पुराने हो चुके हैं, इतिहास से संबंधित किसी भी क्षेत्र का अनुसंधान करते हैं वो ऐतिहासिक अनुसंधान में आता है। जो पहले हो चुके हैं, घटना घटित हो चुकी है उसमें से निकालते हैं। या फिर जैसे हम करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारा भारत और अब भारत, तो ये चीज़ें हमारी ऐतिहासिक में आएंगी। स्वतंत्रता से पहले भारत में हमारा क्या, भारत का स्वरूप था और अब हमारा भारत का क्या स्वरूप है। तो ये हमारे हो गए 7-8 पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पष्टीकरण या कारण। स्पष्टीकरण में इसमें आता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से हमें इसमें सहसंबंध स्थापित किए जाते हैं किसी से। आप किसी जो काम हुआ है, जैसे कि अब कहीं मलेरिया फैल रहा है, तो जब हम उसको मलेरिया फैल गया है हम उसको दवाई देते हैं, जो भी उस पर क्या कहते हैं क्वारंटीन, तो ये हमारा स्पष्टीकरण कारण आ जाता है कि मलेरिया फैला है इसलिए हम उसका कारण है उसको क्वारंटीन देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा, कितना होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उस घटना का अनुसंधान हमने इसके बाद आपको बताया था, जिसमें हमने सुनामी का उदाहरण दिया था और कोरोना का उदाहरण दिया था। सहसंबंध में आयु के साथ सहसंबंध कैसे होगा कि हम सोचते हैं आयु के साथ हमारी बुद्धि बढ़ती है या घटती है या नहीं बढ़ती है या कुछ भी नहीं होता है। 3 चीज़ें आएंगी इसमें, या तो आयु के साथ हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, या जब हमारी आयु बढ़ती है तो हमारी बुद्धि घट जाती है। और तीसरा आता है कुछ भी नहीं होता, जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे, तो ये शून्य में जाकर होता है। इसमें सहसंबंध है
कि आयु के साथ का बुद्धि का बढ़ना, आयु के साथ बुद्धि का ना बढ़ना और आयु के साथ हमारी बुद्धि वैसी ही रहना। एक मिनट, ये अनुसंधान में भी हमने आपको 8 पॉइंट बताए। हम 14 पॉइंट की बात आज से कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।